नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार, सबको जय माता दी, सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जोहार। जो भी अभिवादन आप जय श्री कृष्णा, जो भी अभिवादन आप बोलते हो गुड इवनिंग, सबका स्वीकार। जो जो जहां जहां से पधारे हैं उन सबका भी आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करें हम साइकोलॉजी को लेकर के, अपन चर्चाएं कर रहे थे, साइकोलॉजी को लेकर के अपन बात कर रहे थे और साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे दोस्तों अधिगम के कुछ प्रश्न। अब अधिगम आज मान लो बस कल प्रभावित करने वाले कारक वारक पर एक आध प्रश्न और अधिगम को ये अक्षमता पर आधारित जो रोग होते हैं उसके पर आधारित एक आध क्लास और लगा देंगे। उसके बाद में अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। तो आपके अधिगम के टॉपिक्स कुछ चल रहे थे जिसमें कुछ कंसेप्ट रह गए, उनको आज अपन क्लियर कर लेते हैं। तो अधिगम लगभग सिद्धांतों को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के आपकी धारणाएं थोड़ी धीरे धीरे बदल गई होगी कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से अपन को प्रश्न को समझना है, किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों अपन साथ साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि मैं आपको डिटेल्स भी जो है प्रश्नों के बारे में बताता रहूं कि वास्तविकता में यहां पे सही क्या है। देखिएगा, आज भी अपने क्लास को इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज जो अपनी साइकोलॉजी की क्लास रहेगी वो 13 नंबर की रहेगी। 12 क्लासेस जो है अपन ने पढ़ चुके हैं, लगभग 30 क्लासेस जो है अपन कंटिन्यू जो है इसकी करेंगे प्रश्नोत्तरी की। 30 क्लासें कम से कम अपन इसको पढ़ेंगे, तब जाकर के अपना लगभग जो है ये कंटेंट लेवल जो है मैच कर पाएगा या इसको अपन सीख पाएंगे। भरपूर कंटेंट में आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य लगभग दूसरी बार पूरे होना है, साइकोलॉजी भी हो जाएगी, शिक्षण विधियां, आईसीटी 2011, आरटी वगैरह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सब कुछ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं, कंटेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भरपूर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बस आप एक संलग्नता के साथ मन लगा करके सभी आराम से अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए ताकि आप जो है और अच्छा कुछ कर सको। चलिएगा, आज के पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करना चाहेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपको क्या कहता है? आज की क्लास का पहला प्रश्न कहता है आपको कि दोस्तों रॉबर्ट गेने, जिसका ओरिजिनल नाम गेगनी है, रॉबर्ट गेने या रॉबर्ट गेगनी ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? अधिगम की कितनी परिस्थितियों के बारे में उसने चर्चा की है? 5, 7, 8 या 6? गेने ने कुल कितनी परिस्थितियां बताई है दोस्तों अधिगम की? ये आपको इसके अंतर्गत क्या करनी है दोस्तों, बात करना है। दोस्तों अपन बात करें तो एक पेज के ऊपर बता देता हूं मैं आपको सही सी। गेने ने एक सिद्धांत दिया था, गेने की बात करें दोस्तों, गेने ने एक सिद्धांत दिया था और गेने के सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? पदानुक्रम का सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको? पदानुक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का इन्होंने नाम दिया था पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम के सिद्धांत की बात करूं यदि मैं दोस्तों, तो आपको ध्यान है दोस्तों पदानुक्रमिक या पदानुक्रम का सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो यहां पे आवश्यकता पदानुक्रम नहीं है, केवल पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम का सिद्धांत जिन्होंने इन्होंने इस किताब में प्रतिपादित किया था, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। किताब का क्या नाम है दोस्तों? कंडीशन ऑफ लर्निंग। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी एक किताब रही है दोस्तों, जिस किताब का नाम क्या है आपके सामने मैंने किताब का नाम लिखा है कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक, जो इन्होंने लिखी थी दोस्तों। सन की बात करें, सन 1 से अपन को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इन्होंने किताब लिखी थी आपके कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। भाई कितने प्रकार बताए? कि 8 प्रकार के अधिगम के बारे में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से इन्होंने चर्चा की है। किस प्रकार से चर्चा की है दोस्तों, मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि इन्होंने चर्चा जो की है वो किस रूप में की है। तो इन्होंने चर्चा की है दोस्तों, आपके प्रकार जो बताएं दोस्तों वो इन्होंने कितने बताए हैं? टोटल 8 प्रकार बताए। भाई कितने प्रकार बताए इन्होंने? 8 प्रकार का इन्होंने क्या किया है दोस्तों? निर्माण किया है भाई, 8 प्रकार। अब देखते हैं वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं जिसके ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे पहले अधिगम की बात की इन्होंने संकेत अधिगम। सबसे पहला जो अधिगम बताया है गेने ने वो कौन सा बताया दोस्तों? पहले नंबर पर बताया इन्होंने संकेत अधिगम। सबसे पहले बताया था संकेत अधिगम, जो कि पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। सबसे पहला कि व्यक्ति अपने जीवन में जो सबसे पहले अधिगम करता है वो कौन सा करता है दोस्तों? संकेत अधिगम। सबसे पहला जो अधिगम करेगा वो कौन सा अधिगम करेगा? संकेत। जीवन का सबसे पहला संकेत के आधार पर सीखना, ध्वनि के आधार पर सीखना, मां की आवाज सुनकर के उनको पहचान लेना,
एक रटने संकेत के आधार पर किसी, जैसे कुत्ते ने सीखा पावलोव ने कि पावलोव का कुत्ता की घंटी सुनकर के मेरे पास में भोजन आ जाएगा, ये किस प्रकार का अधिगम है? एक संकेत अधिगम है। तो किसी चीज को माध्यम से किसी चीज को सीखना क्या कहलाएगा? संकेत अधिगम। तो व्यक्ति सबसे पहले संकेत, किसी परफ्यूम के स्मेल या परफ्यूम की सुगंध से अपन पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति आया है, ये संकेत अधिगम है दोस्तों। कोई ना कोई उस व्यक्ति का ऐसा संकेत अधिगम के माध्यम से उस चीज को क्या कर ली जाती है दोस्तों? पहचान। आपने कभी कभी घर में ऐसा देखता, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके खाने की चीज जो होती है फेमस होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपके परिवार में कोई ऐसी जिसको गर्म जलेबी ज्यादा पसंद है, वो सबसे ज्यादा वही खाता है। वो एक दिन आपके घर पे आया, गर्म जलेबी लेकर के आया, वो अलग कमरे में था, आप किचन में गए, गर्म जलेबियां पड़ी। गर्म जलेबियों को देखते ही आप तुरंत कह देते हो आज वो आए दिखते। क्यों कह दिया? संकेत है, जलेबी आई है मतलब वही ला सकते हैं, बाकी कोई नहीं ला सकते। तो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले जो अधिगम करता है दोस्तों, वो कौन सा अधिगम करता है? संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया था दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो कि स्किनर के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरे नंबर पर अधिगम करता है कि अब बालक किसी लक्ष्य के प्रति कोई अनुक्रिया करता है और किसी चीज को पकड़ करके अधिगम कर लेता है, जैसे चूहे ने किया था, है ना। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हुए अपने आप का ज्ञान, अनुभवों से अपने ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो पहला संकेत अधिगम, फिर दूसरा जो बताया कि व्यक्ति उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हुए जो है दोस्तों किसको प्राप्त कर लेता है? आपके अधिगम को प्राप्त कर लेता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों श्रृंखला अधिगम। भाई तीसरे नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? श्रृंखला अधिगम। तीसरे नंबर का जो अधिगम बताया है इसने, वो कौन सा बताया? आपके श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्या चीज होती है देखिएगा, उद्दीपन और अनुक्रिया में एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया होती है। किसी एक उद्दीपक के प्रति अपन एक अनुक्रिया करते हैं, लेकिन श्रृंखला अधिगम के अंदर बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, बहुत सारी अनुक्रियाएं होती है, जिनका आपस में कोई ना कोई संबंध होता है, जिसका आपस में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बताइए। जैसे मान लीजिएगा कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं। पहले सबसे पहले जब कार चलाना सीखेंगे तो क्या होगा? कार से गाड़ी की चाबी को घुमाया, एक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया की। क्लच पर पांव लगाया, एक उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया की। फिर क्लच से पांव हटाया, धीरे क्लच पे पांव लगाया, फिर अपने दूसरे हाथ से गियर डाला, एक उद्दीपक एक अनुक्रिया। फिर क्लच से पांव हटाया, फिर रेस पर पांव हटाया, एक उद्दीपक एक अनुक्रिया। फिर स्टीयरिंग को संभाला, एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया। मतलब एक ही काम के प्रति कितने उद्दीपक और कितने अनुक्रिया एक साथ में आ गई, लेकिन इन सभी उद्दीपक और सभी अनुक्रियाओं का आपस में संबंध है। तो जब आप सीखते हो तब तो आप देखते हो, चाहिए क्लच है, क्लच को देख करके पांव लगाते हो, गियर भी देख करके डालते हो। लेकिन चलाया सीखने के बाद जैसे आप सीख जाते हो, चाबी घुमाना, क्लच पर पांव रखना, गियर डालना और गाड़ी उठाना और स्टीयरिंग पकड़ना, ये सारे काम एक साथ हो जाते हैं। ये श्रृंखला अधिगम है कि सीखते वक्त व्यक्ति अलग अलग उद्दीपकों के प्रति अलग अलग अनुक्रिया करता है, लेकिन यदि बहुत सारे उद्दीपक और बहुत सारी अनुक्रिया यदि आपस में संबंधित हैं तो फिर वो उनको तेज गति से करना सीख जाता है। जैसे देखिएगा, शुरुआत में जब बच्चा घर का दरवाजा खोलना सीखता है तो पहले कुंडी हटाता है, फिर दरवाजे को खींचता है, फिर अंदर जाता है, फिर दरवाजे को अपनी ओर बंद करता है, फिर कुंडी लगाता है। लेकिन जब अपन इन उद्दीपकों को एक साथ में करना सीख जाते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं, कुंडी खोली, बाहर गए और ये लगे, एक सेकंड नहीं लगता है, क्योंकि सभी उद्दीपक और अनुक्रियाओं का आपस में संबंध है। तो बहुत सारे उद्दीपक और बहुत सारी ऐसी अनुक्रियाएं जो आपस में एक ही कार्य को निष्पादित करती हो, बहुत सारे उद्दीपक और बहुत सारी अनुक्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य को निष्पादित करती हो, उसको कहेंगे अपन श्रृंखला अधिगम। तो तीसरे नंबर पर जो इन्होंने बताया दोस्तों, उसका क्या नाम है? आपके श्रृंखला अधिगम। चौथे नंबर पर आता है इनका शाब्दिक साहचर्य अधिगम। भाई कौन सा आएगा आपके? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। भाई कौन सा बताएगा? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम क्या होता है? अब बालक यहां से शब्दों के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है। किसके माध्यम से सीखना शुरू कर देता है? शब्दों के माध्यम से। यहां से अब बालक को किसी विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, यानी कि नीचे वाले जब 3 अनुबंधन कर रहा है तब इसको किसी विशेष प्रशिक्षक या विशेष शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे शाब्दिक साहचर्य आएगा चौथे नंबर वाला, और शब्दों के द्वारा जैसे अधिगम करने लगेगा, कविताएं कहानियां सीखने लगेगा, शब्दों का साथ में संबंध स्थापित करने लगेगा, उस वक्त उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी न किसी विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आता है दोस्तों 5वें नंबर पर विभेदीकरण अधिगम। इसमें बालक अलग अलग विषय वस्तुओं के अंतर्गत क्या करना सीख जाता है दोस्तों? अंतर करना सीख जाता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? विभेदीकरण अधिगम। यानी कि बालक भेद करना सीख जाए, बालक अंतर करना सीख जाए, उससे हम कौन सा कहेंगे? विभेदीकरण अधिगम। तो शाब्दिक साहचर्य के बाद जो इन्होंने बताया वो कौन सा है दोस्तों? आपके विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण अधिगम के बाद में बताया इन्होंने संप्रत्यय अधिगम।
यानी कि कंसेप्ट क्लियर, जिसके प्रत्यय, जिसका दिमाग में जिसका चित्र बना हुआ हो वो कहलाता है आपका संप्रत्यय अधिगम। तो छठे नंबर पर जो बताया था दोस्तों वो कौन सा बताया था इन्होंने, संप्रत्यय अधिगम। और आपके 7वें नंबर पर बताया था नियम या सिद्धांत अधिगम। यहां पे बालक को एक नियम बता दिया जाता है, एक सिद्धांत बता दिया जाता है और उस सिद्धांत के आधार पर बालक अधिगम कर लेता है, जैसे कि बालक एक गणित के सवाल को करता है। और 8वें नंबर पर सबसे ऊपर इन्होंने बताया दोस्तों समस्या समाधान अधिगम। भी कौन सा बताया आपके, समस्या समाधान अधिगम, कि अंत में बालक अपने इन अनुभवों के आधार पर क्या करना सीख जाता है, समस्या का समाधान करना सीख जाता है, जो अंतिम नंबर का इन्होंने अधिगम बताया था। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि व्यक्ति सबसे अधिक अधिगम जो करता है वो संकेत अधिगम से करता है। उससे कम उद्दीपन अनुक्रिया, उससे कम श्रृंखला, उससे कम शाब्दिक, उससे कम विभेदी, इससे कम संप्रत्यय, उससे कम नियम, और सबसे कम करता है समस्या समाधान के ऊपर। आपके जो साइकोलॉजी विषय है ना वो समस्या समाधान की विषय है, इसीलिए अधिकतम बच्चों को यह सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि समस्या समाधान को विषय को समझने वाले लोग, गणित पढ़ने वाले बच्चे आपको कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, एक समस्या समाधान का विषय है। साइकोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे कम मिलेंगे, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों आपको कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आपको, जियोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे आपको कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कम, क्योंकि समझने वाला विषय है, समस्या समाधान का। ज्योतिष पढ़ने वाले बच्चे कम मिलेंगे, क्यों मिलते हैं, समस्या समाधान का विषय। जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है उस प्रकार का अधिगम लोग कम करते हैं, जहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है वो अधिगम करने वाले भरपूर पड़े रहते हैं। इसलिए साइकोलॉजी बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि ये समझने वाला विषय है, समस्या समाधान वाला विषय है दोस्तों। ये 8 प्रकार इन्होंने बताया था। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि ये नीचे वाले जो 3 अधिगम है, संकेत, उद्दीपन, अनुक्रिया और श्रृंखला अधिगम, ये पशु तथा मानव दोनों कर सकते हैं। ये पशु भी कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं, आपके मानव भी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले जो ये 5 अधिगम जो बताएं, ये इन अधिगमों को केवल और केवल कौन कर सकता है, तो केवल और केवल कौन करेगा दोस्तों, मानव करेगा। सबसे छोटे स्तर का अधिगम संकेत अधिगम होता है, सबसे उच्च स्तर का अधिगम जो होता है वो समस्या समाधान अधिगम होता है। यह अधिगम के 8 प्रकार घेरे ने अपने पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर बताया, जिसमें किताब का नाम थे कंडीशन ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग बताया था। अब देखिएगा आपको कि प्रश्न पूछा गया कितने होते हैं, तो कितने सही कर दोगे दोस्तों, 8 आपके यहां पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कंप्लीट हो गया आपके रॉबर्ट गेने। ये गेगनी का सिद्धांत है, ये आपको इसके संदर्भ में हल्का सा क्या रखना है भाई, याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। हालांकि ये प्रश्न गलत आ गया, लेकिन फिर भी चलो समझ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं। प्राकृतिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जो जन्म से, जो अंदर से आती है प्राकृतिक। एक होती है भौतिक जो दी जाती है बाहर से, प्राकृतिक जो अंदर से आती है ना। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी अभिप्रेरणा है जो अंदर से नहीं आ रही है। देखिए प्यास अपने आप आती है, मूल प्रवृत्ति है। पानी की कमी होगी, प्यास लग जाएगी। सुरक्षा अपने आप आती है, भूख अपने आप। प्रतिष्ठा जो है दोस्तों ये प्राकृतिक नहीं है, ये भौतिक है। ये एक ऐसी अभिप्रेरणा है, ये जो आपको भौतिक प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब बाह्य अभिप्रेरक है, आंतरिक नहीं है। सुरक्षा, भूख, प्यास, ये सब आंतरिक है, जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सुरक्षा की हमें जरूरत है, आंतरिक है। भूख की जरूरत है, प्यास की जरूरत है, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। ये बाह्य है, ये लोगों को बाहर जाने के बाद मिलती कि नहीं मुझे चाहिए। ये तब होती है जब आंतरिक अभिप्रेरणाएं पूरी हो जाती है, जब अपन उन मूल कामों को जब प्राप्त कर लेते हैं, तब इनकी आवश्यकताएं होती है कि हमें सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। जब हमारा शारीरिक पूरी हो जाए, जब सुरक्षा हम पूरी हो जाए, जब हमारे पास में समाज हो, फिर हमको सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रतिष्ठा बाह्य कहलाती है। इसका उत्तर सिंपल सा है, 2 निकाल दे प्रतिष्ठा को, इसमें दिमाग लगाने जैसा कोई नहीं है। जेफी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, सोच में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, या अनुभव से प्राप्त परिवर्तन। बताइएगा इसका सही उत्तर। कोई बच्चा इसका उत्तर गलत नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज आपको पहले बता रखी है। इसका उत्तर गलत जाने का चांस ही नहीं बनता है, आप गलत दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि पहले मैंने ये पूरा पढ़ा रखा है आपको। जेफी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान का परिवर्तन, या अनुभव का परिवर्तन। देखिएगा गिलफोर्ड के बारे में मैंने एक परिभाषा बताई थी, जिसने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह किसने कहा था, आपके गिलफोर्ड ने कहा था कि कोई भी व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हमें पहले एक व्यवहार प्रदर्शित करना पड़ता है। मतलब एक काम को निष्पादन करने के लिए आपको पहले एक काम करना पड़ता है, तभी निष्पादित होगा, बाकी कभी नहीं हो सकता।
यानी कि आपको नया ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पहले एक व्यवहार करोगे तब आगे जाकर के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह बात गिलफोर्ड ने की थी दोस्तों, है ना। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। बी वाला उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। आज भी आपकी प्रीमियर रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो आप, है ना। जरूरी भी है ये, कभी कभी ध्यान रखिएगा प्रीमियर क्लासेस पे केवल प्रीमियर बच्चे ही पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस जब भी आते हैं ना, रिकॉर्डेड क्लासेस को पढ़ने वाले वही बच्चे पढ़ते हैं जो वास्तविकता में तैयारी कर रहे होते हैं। लाइव पे पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो केवल मस्ती के लिए चले जाते हैं, या सर को देखेंगे, कमेंट लेंगे, अपना नाम, कैसे भी कहीं के कारण से चले जाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस के अंतर्गत कभी भी फालतू बच्चे नहीं आते, क्योंकि उनको पता है न हमारी कुछ सुनी जाएगी, न हमारी बात उनके पास में पहुंचेगी, न वो कुछ फालतू बात करेंगे, कंटेंट टू कंटेंट चलेंगे। इसलिए मैं शुरुआत की कम से कम मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने कम से कम 60-70 क्लासें ली, तब तक तो मैं लाइव आया ही नहीं था। 70-80 क्लासों तक मैं कभी लाइव नहीं आया था। मेरी प्रीमियर क्लासेस चलती थी, और ये सच है, 200, 250 बच्चे प्रीमियर क्लासेस को देखते थे। रिकॉर्डेड क्लासेस को इतने बच्चे देखते थे। जब मैंने 2100 प्रश्न करवाए थे सबसे पहले शिक्षण वीडियो के, है ना, वहीं से मैंने शुरुआत की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। 2100 प्रश्न जो सबसे मैंने ऑथेंटिक करवाए थे एक बार रीड को लेकर के, उस वक्त की बात है दोस्तों। तो वहां पे ये रिकॉर्डेड क्लासेस की खासियत है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस को काम की चीज है ये। बहुत प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। इसमें से कौन सी चीज है जो प्रभावशाली अधिगम को बताती है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, या उपयुक्त सभी। देखिए यह तीनों अधिगम प्रभावशाली है। उपयुक्त सभी यहां पे उत्तर से गेगनी के अनुसार संकेत अधिगम भी अपने आप में एक प्रभावशाली अधिगम है, क्योंकि श्रृंखला अधिगम भी और उत्तेजन अनुक्रिया भी। ध्यान रखिएगा, यह अधिगम का एक क्रम भी ऐसे ही होता है ना। गेगनी ने जो बताया ना, अधिगम का क्रम भी इसी रूप में चलता है। पहले ये होगा, तभी ये होगा, ये होगा, तब ये होगा, ये होगा, तब ये होगा। ये इस तरीके से कार्मिक रूप से चलते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसने संकेत अधिगम नहीं किया और समस्या समाधान अधिगम कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहां पे आपका उत्तर जो सही निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा? उपयुक्त सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर बता चुका हूं मैं पहले। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहा जाता है। यह कथन जिसका है वह कौन है? किंग्सले, गेट्स, क्रो एंड क्रो या क्रॉनबेक। किसने यह परिभाषा दी थी? यह परिभाषा किसकी है? यह उत्तर भी आपका गलत नहीं जाना चाहिए, इसका उत्तर भी सही आना चाहिए। बता रखा है मैंने पहले। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? किंग्सले, गेट्स, क्रो एंड क्रो या क्रॉनबेक। किसका यह आंसर होगा? आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? देखिएगा, सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने यह गेट्स ने क्या कहा था? अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो किसका है दोस्तों? आपके गेट्स ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। बिल्कुल सही है कि जैसा आपका ज्ञान होगा वैसी आपकी आदत होगी, और जैसी आपकी आदत होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। इन तीनों का अर्जन एक साथ में होता है। ज्ञान अकेला नहीं आता है, ज्ञान के साथ आदत, अभिवृत्ति भी आती है। तो इसलिए ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। यह बात कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वो था। ये 2-4 परिभाषाएं सीखना है ना, याद रखिएगा, है ना। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन किसने कहा है? आदत अभिवृत्तियों का अर्जन किसने कहा है? अभ्यास प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन किसने कहा है? अधिगम को व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन किसने कहा है? ये 2, 4, 5, 7 परिभाषाएं जो बहुत फेमस है, जो मैं आपको मैक्सिमम परिभाषाएं आपको बता चुका हूं। तो ये परिभाषाएं आप याद रखिएगा कि कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। यहां पर आपका उत्तर क्रो एंड क्रो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे जीन पियाजे या ब्रूनर, डगलस या हॉलैंड, कार्ल या गैरिसन, कोहलर या वर्धेमर। संज्ञानात्मकता विकास के सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? देखिए, जीन पियाजे या ब्रूनर, डगलस या हॉलैंड, कार्ल या गैरिसन, कोहलर या वर्धेमर। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलर और वर्धेमर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था।
नहीं होगा। सही उत्तर होगा जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था कि किस प्रकार से जो बालक सिद्धांत होते हैं, इनको निर्मितवाद को, जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद को कंटिन्यू करने वाले, संज्ञानात्मक निर्मितवाद को जो आगे ले जाने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम भी क्या था आपके जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर था। जीन पियाजे ने, आपको पता हो तो, कितने प्रकार की जो है, जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, जेरोम ब्रूनर ने 3 प्रकार की विकास की अवस्थाएं बताई थी, और इन दोनों ने जो है संज्ञानात्मक निर्मितवाद के ऊपर काम किया था। तो यह पूछ रहे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जीन पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और जेरोम ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसमें जो आपके ये दोनों मनोवैज्ञानिक है, इनको अपन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के क्या मानेंगे दोस्तों? प्रवर्तक मानेंगे। लीजिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक दशा नहीं है। अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान। आपको ध्यान को केंद्रित करने वाली, आपके कंसंट्रेट को बढ़ाने वाली, इसमें से कौन सी दशा नहीं है? जिज्ञासा, आवश्यकता, मनोवृत्ति या वस्तु की नवीनता। देखिएगा, जानने की इच्छा हमेशा आपके ध्यान को केंद्रित करती है। यदि आप किसी विषय वस्तु के बारे में समझना चाहते हो, किसी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हो, तो अपने आप कंसंट्रेट आ जाएगा, अपने आप आपकी पढ़ाई की गति बढ़ जाएगी, अपने आप आपकी ध्यान केंद्रण की शक्ति बढ़ जाएगी, अपने आप आपकी स्मृति बढ़ जाएगी, अपने आप आपका अवबोध बढ़ जाएगा, अपने आप आपका संज्ञान बढ़ जाएगा, अपने आप आपकी अभिरुचि उत्पन्न हो जाएगी और अपने आप आपकी अभिक्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी। ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे यदि आपके अंदर क्या है दोस्तों? जिज्ञासा है। आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता कंसंट्रेंट को बढ़ाती है। जरूरत होगी, जरूरत में आदमी क्या कुछ नहीं करता है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से मूल है। भाई जरूरत के कारण व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है। आपको किस चीज की आवश्यकता है, आप उसका काम फटाफट करोगे। आपकी रिक्वायर क्या है, आप जिंदगी में करना किस चीज की आपकी जरूरत है, अपने आप काम की गति बढ़ेगी। आपको नौकरी की जरूरत है, पढ़ने की गति अपने आप बढ़ेगी। आपको पैसे चाहिए, आपके काम करने की गति अपने आप बढ़ेगी। आवश्यकता देखो, भूखा आदमी भोजन के लिए कुछ भी करेगा। आवश्यकता बिल्कुल ध्यान केंद्रित करवाती सही है। मनोवृत्ति, मन की दशा कैसी है? बिल्कुल मन एक नहीं है आपकी, मनोवृत्ति बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। मनोवृत्ति का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मन कभी कभी जोश जोश में लग जाता है दोस्तों, लेकिन उसको बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। किसी भी काम, अभिप्रेरणा का मतलब यह नहीं होता है कि किसी काम को प्रारंभ करना। गुड एनफ कहती है कि किसी काम को प्रारंभ करना भी प्रेरणा नहीं है, उसको प्रारंभ करके वैसा का वैसा बनाए रखना भी प्रेरणा है। तो किसी भी काम को एक बार मनोवृत्ति से आपने काम स्टार्ट कर दिया, ये नहीं, उसको वैसा का वैसा मेंटेन करके रखना क्या कहलाएगा आपका? तो ये मनोवृत्ति के कारण भी आपका ध्यान क्या रहता है? केंद्रित रहता है। वस्तु की नवीनता का कोई इतना प्रभाव नहीं, आंतरिक दशा नहीं है। ये जिज्ञासा, आवश्यकता, मनोवृत्ति ये आंतरिक है। वस्तु की नवीनता, नई चीज के प्रति भी ध्यान आकर्षित होता है, केंद्रण होता है, लेकिन ये आंतरिक दशा नहीं है। ये कौन सी दशा कहलाएगी? बाह्य दशा कहलाएगी। वस्तु की नवीनता बाह्य दशा है, आंतरिक दशा नहीं है। यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी वाला उत्तर क्या निकल जाएगा? बिल्कुल सही निकल जाएगा। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपको? अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व क्या है? अवधान, अंतर्नोद, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण? क्या प्रश्न है, गजब। अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व क्या है? अधिगम अभिप्रेरणा का संबंध में है, तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का मुख्य तत्व क्या है? अवधान, अंतर्नोद, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण? देखिए, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, हर एक चीज का एक दूसरे के साथ में संबंध होता है। कल मैंने अभिप्रेरणा से अभिरुचि आती है, अभिरुचि से अवधान। कल बताया था ना मैंने आपको कि सबसे पहले आपका शब्द आता है अभिप्रेरणा। व्यक्ति को सबसे पहले क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से उसके अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? अभिरुचि। अभिरुचि जागृत होने के बाद में क्या बढ़ जाता है दोस्तों? उसका अवधान या अवधान की क्षमता बढ़ जाती है। अवधान की क्षमता बढ़ने के बाद में अपने आप क्या आ जाती है? आपकी अभिक्षमताएं आ जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये अभिप्रेरणा किससे आती है? आप तो ये बताइए, अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है? अभिप्रेरणा अवधान से आती है? नहीं, अभिप्रेरणा अवधान के बाद है, ये उत्तर नहीं होगा। अवधान जो है अभिप्रेरणा के बाद आता है। चिंतन अभिप्रेरणा नहीं, चिंतन एक पूरी अलग प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण से आती है? नहीं। अंतर्नोद दोस्तों, इसको अपन किस किस नाम से जाना जाते हैं? अंतर्नोद। इसको अपन प्रणोद भी कह सकते हैं। भाई क्या कह सकते हैं? प्रणोद। इसको अपन चालक कह सकते हैं, इसको अपन ड्राइव कह सकते हैं। बिल्कुल ड्राइव के कारण आती है। ड्राइव क्या चीज होता है दोस्तों? कि आवश्यकता के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव। आपको भोजन की कमी हुई है, आपको भूख लगी, ये भूख आपका ड्राइव है। भोजन की कमी से आपको भूख लगी, ये भूख आपका क्या है?
ड्राइव है। पानी की कमी से आपको प्यास लगी, प्यास आपका ड्राइव है। तो अभिप्रेरणा ड्राइव से चलती है कि आपका चालक कितना मजबूत है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक चालक होगा उसके अंदर मोटिवेशन भी उतना ही अधिक होगा। तो इस लाइन से आप क्लियर समझ सकते हो कि बाय मोटिवेशन का प्रभाव जीवन पर कुछ भी नहीं है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कितनी बढ़िया कहानी सुना दे, कितने आपको कुछ भी कह दे, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर्नोद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आवश्यकता व्यक्ति खुद महसूस करता है और उसका तनाव भी व्यक्ति खुद महसूस करता है। जैसे तनाव आएगा उसको अभिप्रेरणा मिलेगी और अपने आप काम कर लेगा, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिप्रेरणा आंतरिक मिलती है, अंतर्नोद से मिलती है। तो अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व होता है आपके अंतर्नोद। भाई क्या होगा? अंतर्नोद, प्रणोद चालक या ड्राइव को अपन क्या कहेंगे? इसका मुख्य तत्व कह सकते हैं। भाई चलिएगा, अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व क्या है? ये वही प्रश्न है। अंतर्नोद सही है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? लेकिन ऐसे कैसे आगे? चलो कोई नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणात्मक ने या व्यवहारवाद ने? बाल केंद्रित शिक्षा बताइएगा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर काम करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है मनोविश्लेषणात्मकवाद। सबसे ज्यादा बाल केंद्रित एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर काम करने वाला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिन्होंने बालकों के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया, जिन्होंने बालकों की दुश्चिंताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसने बालकों की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसने बालकों के मन के बारे में अध्ययन किया। तो बालक के हर एक भाग के बारे में अध्ययन जो किया वो मनोविश्लेषणात्मक से किया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय ने दी थी कि किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा, बालकों को समझ करके दी जाने वाली शिक्षा, बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके दी जाने वाली शिक्षा जो बालकों के ऊपर अधिक प्रभावी हो सकती। इसका कारण जो मेन जो जाता है वो किसको जाता है? आपके मनोविश्लेषणात्मक। भारी पड़ गया भैया आज ना। आज रिकॉर्डेड क्लासेस डालने का कारण भी यही था, मैं सुबह से क्लासेस रिकॉर्डेड कर रहा हूं, है ना। पढ़ा के मतलब गया नहीं हूं, उठने के बाद नाक के नीचे आया था स्टूडियो में, रेगुलर क्लासेस चल रही है, आपकी भी रिकॉर्ड हो रही है, आप पढ़ रहे हो। पूरा दिन से आज धमाधम क्लासेस रिकॉर्ड हो रही थी, इसीलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड डाल दी थी। मुझे पता था मैं 9 बजे तक पढ़ाने की स्थिति में नहीं रहूंगा, इसीलिए आपको डाल दी थी। देखिएगा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है भाई? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था? स्किनर ने। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया कहा है भाई? स्किनर ने क्या कहा है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? आपके उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है दोस्तों। वुडवर्थ क्या कहता है ना? वुडवर्ड जो है वो अधिगम के बारे में, विकास की प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन ये मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। वॉटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार का कौन सा विज्ञान है दोस्तों? धनात्मक विज्ञान है। यह कहता है कि वुडवर्थ की क्या परिभाषा है? वुडवर्थ ने अधिगम की परिभाषा, हालांकि यह भी अधिगम की है। यह कथन है आपके विलियम मैकडूगल का। विलियम मैकडूगल क्या कहता है आपको? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? विलियम मैकडूगल। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो या उपयुक्त सभी? तीनों बातें कही थी। व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे आपके, है ना। तो आपके व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो आपके बिल्कुल आनंद में रहने वाला मन हो, प्रसन्नवादी मन हो, जो खुश में रहना चाहता हो, आज के आनंद में रहने वाले व्यक्ति का नाम है इड। ये जो व्यक्ति होता है एक प्रकार से तामसी प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति इन लोगों में पाई जाती है। दया भाव इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। काम प्रवृत्ति को ही अपने जीवन का वास्तविक सुख मानते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान करना, अपराधी प्रवृत्ति का होना, स्वार्थी प्रवृत्ति का होना, सब में पाई जाती है। और ये इड प्रवृत्ति जन्मजात होती है दोस्तों। कैसी होती है? एक बार हम सब लोगों में इड प्रवृत्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट बदलता जाता है, जैसे जैसे हमारा वातावरण बदलता जाता है, हमारी प्रवृत्ति भी बदलती जाती है। ईगो की बात करें, ईगो में आपको समझेगा। सुपर ईगो की बात करें, ये आपके नैतिकवादी कह सकते हो, आपके सामाजिकवादी कह सकते हो, या आप यूं कह सकते हो कि अपनी परंपरा पर चलने वाला मन है। परंपरा पर भी ये मत करो, ये गलत, ये सही, ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये पाप है, ये धर्म है, ये सत्य है, ये असत्य है।
ये नैतिकता है, ये नैतिकता नहीं है। कौन बात करता है? ये सुपर ईगो। ईगो वाला क्या करता है बेचारा, इन दोनों के बीच में क्या करता है, संतुलन बना करके चलता है ना। वो दोनों तरफ राजी रहता है, इनकी बातों को भी मानता है और इनकी जिंदगी भी जीता है, यानी कि अपने जीवन के आनंद भी करता है और बड़े बुजुर्गों की नजर में अच्छा भी बना रहता है। ईड वाले अपने जीवन का आनंद करते हैं, बड़े बुजुर्गों की नजर में खराब होते हैं। ईगो वाले जिंदगी के आनंद भी कर लेते हैं और नजरों में भी क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इसको ईगो सामाजिक प्रवृत्ति का मन है दोस्तों। मतलब ये यूं कह सकते हो कि राजसी प्रवृत्ति जो होती है ना, वो इसके अंदर पाई जाती है। राजसी प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है आपके सात्विक प्रवृत्ति पे। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? आपके सात्विक प्रवृत्ति। तो ईड ईगो सुपर ईगो की बात कौन करता है? ये उपरोक्त सभी यहां पे सही हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड की अवधारणा क्या है? ईड ईगो और सुपर ईगो दोनों यहां पे क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? यदि बालक को स्वप्रेरणा, अपने आप से कोई अभिप्रेरणा मिली है, स्वयं से यदि कोई प्रेरणा मिली है, तो स्वप्रेरणा से जो अधिगम होगा वो कैसा होगा? कम प्रभावशाली होगा, बहुत प्रभावशाली होगा, सामान्य होगा या कैसे? देखिए, अपने आप से जब कोई प्रेरणा मिलती है तब कभी भी आपका अधिगम कम नहीं हो सकता। आंतरिक अभिप्रेरणा से अधिगम हमेशा अत्यधिक प्रभावशाली होता है। आपको डांट करके पढ़ने के लिए बैठाया जाए तो आप कम पढ़ोगे। मन हो रहा है और पढ़ने के लिए बैठे हो, तब आप पढ़ने की गति आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, तेज होगी। बिल्कुल बहुत प्रभावशाली होता है। सही आंसर ये हो जाएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का समन, व्यवहार की कुशलता, सभ्यता या अधिगम? यह आपके अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। गेट्स की परिभाषा दी है इन्होंने भाई। किसकी परिभाषा दी है? गेट्स की परिभाषा। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा गेट्स की है। यहां पे डी वाला उत्तर आपके सही हो जाएगा। बिल्कुल फैक्टिव प्रश्न है। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को? काम प्रवृत्ति की बात सिगमंड फ्राइड करता है भी। कौन करता है? आपके सिगमंड फ्राइड करता है भी। प्रभाव का नहीं। सबसे अधिक जो इन्होंने महत्वता दी है अभ्यास को। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। मैंने आपको जब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्रश्न पढ़ा रहा था तब ये मैंने बात बताई थी। प्रभाव के नियम के कारण भले शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ होगा, लेकिन इसने सबसे ज्यादा महत्ता जो दी है वो किसको दी? अभ्यास को। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में। जिसका आप अभ्यास अधिक करोगे उसी का अनुबंधन जल्दी होगा। अभ्यास से ही त्रुटियां कम होगी, अभ्यास से ही अधिगम आपका स्पष्ट होगा, अभ्यास से ही एक स्पष्ट जो है आपकी अवधारणा का, एक स्पष्ट संप्रत्यय का निर्माण होगा। तो सर्वाधिक जोर जो इन्होंने दिया है, सर्वाधिक प्रधानता जो दी है वो किसको दी है दोस्तों? अभ्यास को दिए। बी वाला उत्तर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायक नियम है, गौण नियम है? या देखो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम तो कौन सा कहलाता है? आपके मुख्य नियम कहलाता है। ए आंशिक क्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम, साचर्यता का नियम, सादृश्यता का नियम और आपके जो है मनोवृत्ति का नियम जो कहलाते हैं गौण नियम कहलाते हैं। तो ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपका कौन सा नियम है? तो मुख्य नियम के अंतर्गत यह आ जाएगा। 3 नियम मुख्य होते हैं और 2 कौन से हो जाएंगे? आपके गौण हो जाएंगे। ये हो गया सहायक नियम है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, है ना। और व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना भी जेबी वॉटसन ने की है। तो जेबी वॉटसन हमेशा व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मानता है कि व्यवहार का, हालांकि अभी भी जो माना जाता है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही। मनोविज्ञान का यदि आप औपचारिक परिभाषाएं वर्तमान में याद करते हो तो यही मानी जाएगी। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान आपका क्या माना जाएगा दोस्तों? सही माना जाएगा। ये थे आज की क्लास के कुछ सिंपल से प्रश्न जो आपके अधिगम को टच करते हैं, है ना। गेगनी आज की क्लास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो मुझे बताना जरूरी था क्योंकि 2-3 क्लासों से मिस हो गया, मुझे पता ही नहीं गेनेन रह जाएगा। मैंने कहा रहने नहीं देते, इसको भी लेकर के जाते हैं, इसको समझा देते हैं। यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन रही हो, मैंने थोड़ा सा कमजोर पढ़ाया हो, लेकिन कंटेंट के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कल फिर से मिलेंगे रात को 9 बजे नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, राधे राधे, जय हिंद, गुड बाय।